हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ के पूरे सीजन को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत हमें जेनिफर वॉल्टर्स की क्लोजिंग केस के आर्ग्यूमेंट की प्रिपरेशन से दिखाई जाती है, लेकिन उसी समय जेनिफर फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए हमें ये बताती है कि वो सिर्फ जेन ही नहीं बल्कि हल्क भी हैं, जिसे जानने के लिए वो हमें थोड़ा पास में ले जाती है, जहां हम ब्रूस और जेन यानी कि जेन के कजिन ब्रूस को एक रोड ट्रिप पर देख सकते हैं, जहां उन दोनों की कन्वर्सेशन कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी को लेकर चल रही है। और उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी सकारियन शिप के सामने आने के कारण। और जबकि अब उनका एक्सीडेंट हो गया है तो उस कारण वो दोनों ही जख्मी हैं, जिससे घबराकर जेन जब ब्रूस को संभालने के लिए पहुंचती तो है, लेकिन उसके जख्मों से खून टपक रहा है, जो जेन के खुले हुए जख्मों पर चले जाता है, जिस कारण वो हल्क में बदल जंगलों की तरफ दौड़ जाती है। लेकिन होश आने पर वो पास ही के बार में पहुंच ब्रूस को कॉल कर उस सिचुएशन पर बुलाती है। और जैसे ही ब्रूस वहां पहुंचता है तो हम देख सकते हैं कि वो जेन को रोकने में कामयाब होती है, जो हल्क बन ऑलमोस्ट कुछ लोगों को मारने ही वाली थी। जिसके बाद वो उसे यहाँ से अपनी सीक्रेट लैब मैक्सिको ले जाता है, जहाँ उसे जेन में एक यूनिक जेनेटिक एबिलिटी मिलती है, जिसकी मदद से हल्क यानी कि स्मार्ट हल्क अपना हाथ ठीक कर पाता है। साथ ही वो जेन को किस तरह हल्क को संभाला जाए ये सारी चीजें सिखाने के लिए कहता है। लेकिन उसी दौरान उसे ये पता चलता है कि जेन के अंदर हल्क बनने के बाद कोई भी अल्टर ईगो नहीं है, जैसा कि डेफिनेटली हमने ब्रूस में देखा था, जिसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं हल्क से बेटर है, जिस कारण हल्क को थोड़ी बहुत जलन उससे होने लगती है। और जबकि अब जेन को पता है कि किस तरह उसकी पावर को इस्तेमाल किया जाए, तो उसे वापस अपने काम पर जाना है, जिसे जाने से जब ब्रूस मना कर देता है तो उस कारण उन दोनों के बीच हमें एक छोटी सी लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें वो लोग ब्रूस का बार तोड़ देते हैं, लेकिन उसे बनाते वक्त वो जेन को वापस घर जाने की इजाजत दे देता है। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आता है और हम देख सकते हैं कि जेन कोर्ट रूम में जब अपनी क्लोजिंग आर्गुमेंट देने ही वाली होती है तो उसी दौरान उस कोर्ट रूम को बर्बाद करती हुई टाइटेनिया पहुंचती है, जिसे और कोई नहीं डेफिनेटली जेन ही रोकती है, वो भी हल्क बन। और इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि ब्रूस ने जेन को ये बताया है कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन नहीं था। वेल तो कोर्ट रूम के कारण अब जेन ने काफी लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लिया है, और साथ ही पब्लिक अब जेन को शी हल्क के नाम से बुला रही है, जो नाम जेन को ज्यादा पसंद नहीं। लेकिन उसी के साथ उसे ये बैड न्यूज भी मिलती है कि उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया है, जो जेन के लिए सब कुछ था। और उससे नाराज वो अपनी फैमिली गैदरिंग में पहुंचती है, जहां हम ये नोटिस कर सकते हैं कि उसके अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी कुछ उस फैमिली डिनर में कहा जाता है। लेकिन उसके फादर जेन को यही कहते हैं कि वो हमेशा उसके साथ है, जिस कारण जेन काफी सारी इंटरव्यूज करती है, लेकिन हर जगह वो रिजेक्ट हो जाती है। और जब वो इन सारी चीजों से मायूस बार में बैड ड्रिंक कर रही होती है तो उसी दौरान हम हॉल्डन हॉलीवे को उसकी तरफ पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो उसे अपनी कंपनी यानी कि GLKNH में एज ए लॉयर अपॉइंट करते हैं, जिसे जेन एक्सेप्ट भी करती है। और दूसरे दिन उसे पता चलता है कि जेन को सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का हेड बनाया गया है। लेकिन साथ ही हॉलीवे ये चाहता है कि जेन ऑफिस में और कोर्ट रूम में जेन नहीं बल्कि शी हल्क के अवतार में आए, जो चीज जेन करने को तैयार है अगर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड निको को भी उसके साथ अपॉइंट करता है, तो जिससे हॉलीवे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम देख सकते हैं कि उसी के साथ जेन को उसका पहला केस मिल चुका है, जो और किसी का नहीं बल्कि एमिल ब्लॉन्स्की एकाई एबॉमिनेशन का है, जो नाम सुनते ही शी हल्क उस केस को लेने से मना कर देती है, यही रीजन देते हुए कि ब्लॉन्स्की ने उसकी कजिन ब्रूस को मारने की कोशिश की थी, जो एक्सक्यूज उसके बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वो एनी हाउ जेन को एमिल ब्लॉन्स्की का केस हैंडल करने के लिए कहता है, और ना चाहते हुए भी अब जेन को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन उसी के साथ उसे ये पता चलता है कि ब्लॉन्स्की अपने ह्यूमन फॉर्म में है, और साथ ही ज्यादातर उसका झुकाव आजकल पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी पर है। लेकिन फिर भी इस बात को लेकर जेन अनश्योर रहती है, जिसके लिए वो
ब्रूस को कांटेक्ट भी करती है, जो उसकी जॉब के बारे में सुन पहले तो काफी खुश है और साथ ही वो इस बात को लेकर जरा भी वरीड नहीं है और जरा भी अपसेट नहीं है कि जेन ब्लॉन्स्की को रिप्रेजेंट कर रही है। जिसके साथ साथ ब्रूस ने उसे ये बताया है कि उनकी सुलह काफी समय पहले ही हो गई थी, वो भी जब ब्लॉन्स्की ने एक काफी अच्छा लेटर उसके लिए लिखा था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ये देख सकते हैं कि ब्रूस सकारियन शिप में है और फिर से बड़े जेन की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो हॉलीवी को कॉल कर उस केस को हैंडल करने के लिए तैयार है। लेकिन उसी के साथ उसे एक न्यूज मिलती है जिसमें हम ब्लॉन्स्की को देख सकते हैं जो अंडरग्राउंड फाइट क्लब में एज ए एबॉमिनेशन फाइट कर रहा है, जो सीन डेफिनेटली शैंग-ची का है, जिससे शायद अब जेन को उसके केस में थोड़ी दिक्कत आने वाली है। जिस बात से नाराज जेन ब्लॉन्स्की के पास पहुंचती है और उसे इन सारी बातों के बारे में पूछती है, जिस बातों का इल्जाम ब्लॉन्स्की और किसी पर नहीं बल्कि वोंग पर लगाता है कि उसने जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया था, जिस कारण निकी की मदद से जेन वोंग से कांटेक्ट करती है, जो उसे यही कहता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट चाहिए था ताकि वो खुद को सॉर्सरेस सुप्रीम के लिए वर्दी साबित कर सके। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जेन का फॉर्मर कलीग डेनिस उनके ऑफिस में आ पहुंचा है, जिसे एक शेप शिफ्टिंग एसगार्डियन एल्फ को पकड़वाने में मदद चाहिए, क्योंकि उसने उसे मेगन बन बेवकूफ बनाया है, जो केस जेन का न्यू कलीग पग संभालता है, जिसके साथ साथ वो केस जीतने में भी कामयाब होता है। और फिर हम जेन को देख सकते हैं जो ब्लॉन्स्की की रिहाई के लिए वहाँ बैठे हुए बोर्ड मेंबर से यही कह रही है कि उसे भी खुलकर जीने का हक है। लेकिन वहाँ बैठे हुए सभी लोग काफी घबराए हुए हैं इस बात को लेकर के कभी भी ब्लॉन्स्की एबॉमिनेशन में बदल सकता है। साथ ही वोंग ने वहाँ पहुँच उन सभी को यही बताया है कि उसने ब्लॉन्स्की को अपने साथ तो ले गया था, लेकिन वापस आने का इरादा ब्लॉन्स्की का ही था। लेकिन उसी के साथ अभी भी बोर्ड मेंबर्स इसी बात को लेकर वरीड है कि वो एबॉमिनेशन बन कभी भी किसी भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिस कारण ब्लॉन्स्की एबॉमिनेशन में टर्न हो जाता है और उससे वो सारे बोर्ड मेंबर्स काफी घबरा जाते हैं। लेकिन जेन उस सिचुएशन का काफी अच्छे से फायदा उठाते हुए उन सभी को यही बताती है कि ब्लॉन्स्की एबॉमिनेशन बन यहाँ से कभी भी भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और यहाँ वो ऐसे ही ब्लॉन्स्की बन शांति से रह रहा है, जिसके साथ साथ काफी और गवाहों के कारण वो पैरोल बोर्ड ये डिसाइड करते हैं कि ब्लॉन्स्की को छोड़ तो दिया जाएगा, लेकिन उसे इनहेबिटर पहनना होगा लगभग 60 दिन तक। और केस खत्म होने के बाद ब्लॉन्स्की जेन को थैंक्स करता है और साथ ही जेन ने फिर से मीडिया का अटेंशन ग्रैब कर लिया है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि रात में घर जाते वक्त शी हल्क पर कुछ लोग अटैक करते हैं और उसके ब्लड को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली वो लोग नाकामयाब होते हैं। और उसी के साथ वो लोग किसी शख्स को यानी कि अपने बॉस को लेकर काफी चिंतित है कि वो उन पर काफी नाराज होगा क्योंकि उन लोगों ने जेन का ब्लड कलेक्ट नहीं किया और उस कारण जेन के फादर उसकी सेफ्टी को लेकर काफी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन जेन अपने फादर को काफी अच्छे से समझाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है, जिसके बाद हमें डॉनी ब्लेज नामक एक शख्स दिखाया जाता है जो काफी ही चीप मैजिक ट्रिक अपने क्राउड के लिए परफॉर्म कर रहा है, जिसके लिए वो एक वॉलंटियर भी बुलाता है। और हम देख सकते हैं कि मेडिसिन नाम की एक लड़की उसे वॉलंटियर करने के लिए स्टेज पर पहुंचती है, जिसे वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश करने में पहले तो नाकामयाब होता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि क्राउड के अपसेट होने के कारण वो अपनी पॉकेट से स्लिंग रिंग निकालता है और एक इंटर डायमेंशन का पोर्टल खोल मेडिसिन को वहां भेज देता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि मेडिसिन और कहीं नहीं बल्कि कमरताजा पहुंची है, वो भी वोंग के पास जो बैठकर सोप्रानोस देख रहा था। और आते ही साथ मेडिसिन ने उस एपिसोड को खत्म होने से पहले ही उसे स्पॉइल कर दिया। लेकिन साथ ही वोंग को डॉनी ब्लेज के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो मेडिसिन को घर छोड़ दूसरे दिन जेन को डिस्टर्ब करते हुए पहुंचता है, जो निकी के साथ बैठ अपनी डेटिंग प्रोफाइल बना रही थी। और वोंग की पूरी बात सुनकर वो डॉनी ब्लेज से पहले तो बात करने के लिए पहुंचती है ताकि वो आपसी सहमति से वो स्लिंग रिंग वापस कर दे, क्योंकि डॉनी ब्लेज को कुछ समय के लिए कमरताज में ट्रेनिंग के लिए रखा तो गया था, लेकिन उसकी गलत हरकतों के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया और तब से ही उसने उस स्लिंग रिंग को वापस नहीं किया। लेकिन जब बातचीत से बात नहीं बनती तो वो ये डिसाइड करती है कि केस को उन्हें कोर्ट ले जाना ही पड़ेगा। और दूसरे दिन कोर्ट में हम देख सकते हैं
ये फैसला डॉनी के बिहाफ में ही होता है क्योंकि वो लोग उस मैजिक से अपना पेट पालते हैं। अब जबकि शी हल्क अपना केस हार चुकी है तो वो उस चीज के साथ साथ अपनी डेटिंग ऐप को लेकर भी काफी वरीड है क्योंकि उसे अब तक कोई भी मैच नहीं मिला, जिस कारण वो निकी की बात सुन अपनी प्रोफाइल को चेंज करती है और शी हल्क के नाम से अपनी प्रोफाइल को फिर एक्टिवेट करती है, जिस कारण उसे काफी सारे मैचेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और उनमें से वो काफी सारे लोगों से मिलती है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि डॉनी जब फिर से उसी स्लिंग रिंग की मदद से अपनी परफॉर्मेंस यानी कि इंटर डायमेंशन पोर्टल को खोल रहा था तो उस कारण काफी सारे डीमंस यानी कि छोटे छोटे क्रिएचर उनकी डायमेंशन में पहुंच सभी लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं, जिस कारण डॉनी हेल्प लेने के लिए वोंग के पास पहुंचता है। और जबकि वोंग इन सारी बातों के बारे में जेन को बताने की कोशिश करता है जो काफी ही बिजी एक शख्स के साथ होती है, वो भी अपनी डेट पर, और उसकी ना फोन उठाने के कारण वोंग सीधा पोर्टल खोल जेन की तरफ आ पहुंचता है, जिसे वो डिस्टर्ब करते हुए उस डेट से निकाल उन क्रिएचर से लड़ने के लिए ले जाता है। और हम देख सकते हैं कि सारे डीमंस को भेजने के बाद जेन के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अब डॉनी प्लेस से वो स्लिंग रिंग ले सके, जिसमें वो कामयाब भी होती है और वहाँ से निकल फिर अपनी डेट के साथ काफी अच्छी नाइट स्पेंड करती है। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही उसकी डेट की आँख खुलती है तो वो जेन को ह्यूमन अवतार में पाता है, जिससे वो मे भी थोड़ा अपसेट होता है और कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चले जाता है, जो चीज जेन को पसंद नहीं आती। लेकिन उसके जाते ही जेन के घर की डोर बेल बजती है और उसे पता चलता है कि उसे कॉपीराइट के लिए सू किया गया है, यानी कि शी हल्क के नाम के लिए, जो और किसी ने नहीं बल्कि टाइटेनिया ने किया है। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि टाइटेनिया एक पावरफुल इन्फ्लुएंसर भी है, जिसने शी हल्क के नाम को रजिस्टर करवा लिया है, वो भी उसके न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए, जो चीज जेन को काफी फ्रस्ट्रेट करती है। वो भी तब जब वो ये नोटिस करती है कि उसका भाई शी हल्क के प्रोडक्ट पर उसे कुछ ऑटोग्राफ चाहता है, जिससे मे भी उस प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाए, और उस कारण वो निकी के साथ टाइटेनिया के एक इवेंट पर पहुंचती है। लेकिन वहाँ भी वो ठीक ठाक टाइटेनिया से बात नहीं कर पाती और ऑफिस में लौट वो निकी से फिर उसी बात को लेकर बहस कर रही होती है। लेकिन फिर भी वो ये एडमिट नहीं करती कि उसे शी हल्क नाम पसंद है। लेकिन वहाँ से निकलने की पक के साथ उसकी हेल्प करने के लिए पहुँचती है, जहाँ हम देख सकते हैं कि पक को एक लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स चाहिए, जिसमें निकी उसकी मदद कर रही है। लेकिन उसके फेवर में पग उसे सुपर ह्यूमन क्लोथिंग के एक फैशन डिजाइनर के बारे में बताता है, जिसे ढूंढते हुए वो लोग एक बूबा शॉप में आ पहुँचते हैं और उस शख्स के कुछ सुपर हीरो मर्च को खरीद निकी उस डिजाइनर का अपॉइंटमेंट लेने में कामयाब होती है। वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जेन ने अब ये डिसाइड किया है कि वो अपना केस लड़ने के लिए मैलरी बुक को कहेगी, जो उसकी अपोनेंट है। लेकिन अब मैलरी काफी प्रोफेशनली जेन का वो केस हैंडल करने को तैयार है और कोर्ट में हम देख सकते हैं कि जज जेन और मैलरी को यही कहते हैं कि टाइटेनिया ने इस नाम को पहले ही रजिस्टर करवा दिया है, लेकिन अगर जेन ने इससे पहले इस नाम को इस्तेमाल किया होगा तो वो लोग उसके फेवर में ये केस कर सकते हैं। लेकिन जेन के अगेंस्ट के लिए टाइटेनिया उसे कुछ वीडियोस भी ले आती है, जिसमें जेन यही कह रही है कि उसे शी हल्क नाम पसंद नहीं, और कोर्ट से निकलते ही उसकी मुलाकात निकी से होती है, जो उसे उसी डिजाइनर ल्यूक के पास ले जाती है, जो काफी पिकी है। लेकिन निकी ने उसे बेवकूफ बनाया है, यही कहते हुए कि जेन जल्द ही एवेंजर ज्वाइन करने वाली है, जिस कारण वो उसके लिए सूट बनाने को रेडी है, जो जेन और शी हल्क दोनों को आ सके, यानी कि उसके ह्यूमन और शी हल्क के फॉर्म दोनों को। और जब वो लोग वहाँ से लौट रहे होते हैं तो उसी दौरान उन लोगों की मुलाकात एक शख्स से होती है जिसे शी हल्क ने डेट किया था, और उसकी बात करते ही जेन को ये याद आता है कि उसने वो नाम अपनी डेटिंग प्रोफाइल के लिए चुना था, जो एक एविडेंस है। लेकिन अब उसके लिए जेन को उसके सारे डेट किए हुए लोगों को कोर्ट में बुलाना पड़ेगा, और हम देख सकते हैं कि शी हल्क के पास अब काफी सबूत हो चुकी है, जिस कारण कोर्ट शी हल्क यानी कि जेन के फेवर में ही अपना फैसला सुनाती है, जिससे टाइटेनिया काफी चिढ़ चुकी है और वो जेन को यही कहती है कि ये सारी चीजें वो इतनी जल्दी भूलेगी नहीं। लेकिन केस जीतने के बाद भी जेन थोड़ी अपसेट है, क्योंकि जिस शख्स को उसने लास्ट डेट किया था उसने यही कहा कि जेन से ज्यादा उसे शी हल्क पसंद थी। लेकिन उसे मैलरी काफी अच्छे से कंफर्ट करती है उस बात को लेकर, जिसके बाद जेन वहाँ से निकल ल्यूक से मिलने के लिए पहुँचती है, जिसने उसके लिए कुछ क्लोथ्स बनाए हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि ल्यूक
डेड डेविल की सूट पर भी काम कर रहा है। और वही दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि जेन को उसकी पुरानी फ्रेंड लुलू का वेडिंग इनविटेशन आया है, वो भी उसकी ब्राइड्समेड बनने का, जिस कारण वो उस शादी में चली जाती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि ल्यूक ने जेन के लिए कुछ कपड़े बनाए हैं, जिसे पहन वो शी हल्क के अवतार में लुलू के पास तो पहुंचती है, लेकिन वो उसको देख थोड़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि सभी लोगों का ध्यान जेन की तरफ ही होता है, जिस कारण लुलू उसे यही कहती है कि तुम शी हल्क नहीं बल्कि एज ए जेन बन उसकी शादी को अटेंड करे, जो वो करती भी है। लेकिन उसी के साथ वो शादी में टाइटेनिया को भी मौजूद देख सकती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उस पूरी शादी में लुलू जेन को मानो जैसे ऐसी ट्रीट कर रही है जैसे उसने सिर्फ उसे वहाँ कुछ कामों के लिए बुलाया है। और इतना सब कुछ बुरा होने के बावजूद भी वहाँ जेन की मुलाकात एक लड़की जॉश से होती है, जो उससे बात करने के लिए पहुंचता है। लेकिन काफी पीने के कारण जब जेन खुद को हल्का करने के लिए बाहर जाती है तो उसकी फाइट टाइटेनिया से हो जाती है, जो उसे यही बताती है कि वो एक्चुअल में यहाँ पर शी हल्क से उसका बदला लेने के लिए आई है। और उस फाइट के दौरान हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जेन खुद को काफी कंट्रोल करती है कि वो शी हल्क में ना बदले, लेकिन टाइटेनिया के कारण शी हल्क में बदलना पड़ता है। लेकिन उनकी ज्यादा फाइट नहीं हो पाती क्योंकि टाइटेनिया आइस के कारण फ्लोर पर गिर जाती है, जिस कारण उसके आगे के पूरे दांत टूट जाते हैं, जिससे एम्बैरस होकर टाइटेनिया उस शादी से चली जाती है। साथ ही लुलू भी जेन पर शी हल्क बनने के लिए नाराज नहीं होती क्योंकि उसने काफी पी रखी है। वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि निकी और मेलरी एक केस को हैंडल कर रहे हैं, यानी कि जेन के एक केस को हैंडल कर रहे हैं, जिस कारण उनकी मुलाकात मिस्टर इमॉर्टल से होती है और वो अपनी काफी सारी वाइफ से डिवोर्स चाहता है। लेकिन जब मेलरी और निकी बैन मिस्टर इमॉर्टल की 8 एक्स वाइफ से बात करते हैं तो उन्हें एक्चुअल में ये समझ आता है कि मिस्टर इमॉर्टल ने ही उन सभी के साथ अच्छा नहीं किया, जिस कारण वो लोग वो मैटर वही क्लियर कर देते हैं, जिसे निकी काफी अच्छे से हैंडल करती है। और उस कारण मेलरी और निकी का बॉन्ड काफी अच्छा हो जाता है, जिसके साथ साथ उन्हें एक साइड से ये पता चलता है कि शी हल्क को जान की धमकियां मिल रही है। जो बात जान मेलरी यही कहती है कि उसे इन सारी बातों के बारे में नहीं बताना चाहिए ताकि वो उन सारी बातों को लेकर काफी वरीड ना हो। लेकिन निकी तो निकी है, वो फिर भी जेन को इन सारी बातों के बारे में बता तो देती है, पर हम देख सकते हैं कि जेन अपना टाइम जॉश के साथ एंजॉय करने में काफी बिजी है, जिस कारण उसकी बात निकी से नहीं हो पाती। साथ ही कुछ समय बाद हम देख सकते हैं कि जेन और जॉश एक रिलेशनशिप में भी आ चुके हैं। लेकिन एक सुबह जैसे ही जेन की आँख खुलती है तो वो ये नोटिस कर सकती है कि जॉश ऑलरेडी वहाँ से जा चुका है, जिसे वो मैसेज करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ दिनों से उसे जॉश का रिप्लाई नहीं आता, जो बात वो निकी को भी बताती है। और हम देख सकते हैं कि वो उसे यही कहती है कि वो जॉश से काफी ऑब्सेस हो चुकी है। लेकिन एक मॉर्निंग उसे कॉल आता है जिसे वो जॉश का समझ पिक तो करती है, लेकिन वो एमिल ब्लॉन्स्की के पैरोल ऑफिसर का होता है, जो उसे यही बताता है कि एमिल ब्लॉन्स्की का इनहेबिटर काम नहीं कर रहा तो उसे उसके साथ चलना होगा, जिस कारण जेन उसके साथ तो जाती है। और हम देख सकते हैं कि ब्लॉन्स्की एबॉमिनेशन नहीं बना था बल्कि उसका इनहेबिटर खराब हो गया था, जिसे ठीक कर वो पैरोल ऑफिसर वहाँ से निकल जाता है। और हम देख सकते हैं कि जब शी हल्क वहाँ से निकल ही रही होती है तो उसी दौरान मैन बुल और इल की लड़ाई के कारण शी हल्क की कार टूट जाती है, जिस कारण वो जेन की कार को ठीक करने के लिए उन्हें ही भेजता है और साथ ही जेन को कुछ समय उसके साथ बिताने के लिए कहता है। लेकिन जेन ये डिसाइड करती है कि वो अपना समय कुछ काम के लिए लगाएगी, लेकिन फोन के सिग्नल न आने के कारण वो घूमते घूमते एक बांध में आ पहुंचती है, जहां हम देख सकते हैं कि ब्लॉन्स्की ने एक स्पिरिचुअल और काफी पॉजिटिव सर्कल बनाया है ताकि वो सभी बैठ वहाँ खुद में से बुराइयां निकालने के लिए आए, यानी कि ब्लॉन्स्की अब लोगों की बुराइयों से निकलने में हेल्प करता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि जेन की नजर वहाँ उसी शख्स पर पड़ती है जो उस रात उसका ब्लड निकालने के लिए आया था, और उस कारण उन लोगों के बीच हम छोटी सी लड़ाई देखते हैं। लेकिन उन्हें ब्लॉन्स्की रोक देता है, यही कहते हुए कि वो अब ऐसा नहीं है, बल्कि वो शख्स जेन से माफी भी मांगता है। और हम देख सकते हैं कि उस कारण जेन उन सभी के साथ बैठ अपने दुख को शेयर करती है, वो भी जॉश के ही बारे में। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन पता नहीं अचानक
जॉश कहाँ गायब हो गया। और साथ ही बात करें कि शी हल्क जॉश के बारे में इतना इसीलिए सोच रही है क्योंकि वही एक ऐसा शख्स था जिसने शी हल्क से ज्यादा जेन के बारे में सोचा था। लेकिन उस ग्रुप में बैठे हुए सभी लोग उन सारी बातों को सुन जेन को यही कहते हैं कि उसे ये सारा टाइम उसे भुलाकर अब अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो लोग उसे इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं और साथ ही जेन उन सभी के सामने अपने ह्यूमन फॉर्म में बैठ जाती है, वो भी खुद को काफी सिक्योर मान। जिसके साथ साथ वो उन सभी को गुड बाय कहकर वहाँ से सीधा जब अपने घर की तरफ जाती है तो ये सीन सीधा शिफ्ट होता है जेन और जॉश की उसी आखिरी रात पर, जहाँ हम देख सकते हैं कि जॉश ने जेन के फोन की सारे डेटा को कॉपी किया और साथ ही सोते वक्त उसने उसकी पिक्चर क्लिक करके किसी को भेज दिया और साथ ही उसने उसके साथ उसे ये भी कहा कि वो उसके ब्लड सैंपल लेने में कामयाब हुआ है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है लीप फ्रॉग की तरफ, जो जेन के पास इसीलिए पहुंचा है क्योंकि उसका ये मानना है कि ल्यूक ने उसके लिए एक फॉल्टी कॉस्ट्यूम बनाया, जिस कारण अब जेन को ल्यूक के अगेंस्ट लड़ना होगा, जिससे वो पीछे हटने का भी डिसाइड करती है। लेकिन फिर से अपने बॉस के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती और जब वो ल्यूक से बात करने के लिए पहुंचती है तो वो उससे काफी नाराज होता है और साथ ही उसके ड्रेस को बनाने से मना कर देता है। जिससे नाराज हम देख सकते हैं कि जेन वो केस कोर्ट में ले जाती है, जहां हम देख सकते हैं कि ल्यूक का केस लड़ने के लिए और कोई नहीं बल्कि मैट मुर्डॉक आता है, जो आते ही साथ बड़ी ही आसानी से अपनी पहले ही कुछ आर्ग्यूमेंट में उस केस को जीत जाता है, वो भी सभी के सामने ये साबित कर कि लीप फ्रॉग ने ल्यूक के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया और उसने गलत फ्यूल का इस्तेमाल किया, जिस चीज से जेन काफी नाराज और अपसेट है क्योंकि उसने फ्यूल ल्यूक से अपने गाला ड्रेस के लिए बात करने का सोचा लेकिन उसने उसे मना कर दिया। और साथ ही जब वो बार में बैठ ड्रिंक कर रही होती है तो उसे कंपनी देने के लिए मैट पहुंचता है, लेकिन उनकी ज्यादा टाइम बातचीत नहीं हो पाती क्योंकि मैट को कुछ काम आ जाता है। और वही दूसरी तरफ हम जेन को देख सकते हैं जिसे टॉड ने एक मीटिंग के लिए बुलाया है, जो कि एक क्रीपी रिच गाय है जो जेन को डील करना चाहता है, लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसे लीप फ्रॉग का कॉल आता है जो उसे यही बताता है कि उसे कोई शख्स मारना चाहता है। और जैसे ही ल्यूक के बनाए हुए न्यू कॉस्ट्यूम को पहन वो लीप फ्रॉग को बचाने के लिए पहुंचती है तो उसका सामना डेयरडेविल से होता है और हम देख सकते हैं वो डेयरडेविल को लीप फ्रॉग को फॉलो करने से रोक देती है और साथ ही उसके मास्क को निकालने में भी, जिससे उसे ये समझ आता है कि डेयरडेविल असल में मैट मुर्डॉक है, जो उसे यही बताता है कि वो उसके क्लाइंट को हार्म नहीं पहुंचा रहा था बल्कि वो ल्यूक को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लीप फ्रॉग ने उसे किडनैप कर लिया है, वो भी अपने लिए एक न्यू सूट बनाने के लिए। और हम देख सकते हैं कि उस कारण शी हल्क अब डेयरडेविल की हेल्प करती है, वो भी ल्यूक को बचाने के लिए, जिसमें वो लोग कामयाब भी होते हैं। और साथ ही उसके साथ काम करते हुए शी हल्क मैट से काफी इम्प्रेस हो गई है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि ल्यूक ने जेन को माफ कर दिया है और वो उसका गाला ड्रेस बनाने को रेडी है। लेकिन हम देख सकते हैं कि मैट और जेन एक साथ एक काफी अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं, जिसे दूसरे दिन जाते हुए निकी नोटिस करती है, जो जेन के पास इसीलिए पहुंची है ताकि वो उसे गाला के लिए रेडी कर सके। लेकिन जेन फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए हमें ये बताती है कि हम सभी इस बात से डिसअपॉइंट हैं कि अभी तक हमें कुछ भी बड़ा होता हुआ नजर नहीं आया, मानो जैसे रेड हल्क जैसा। तो उसके बाद इवनिंग में हम देख सकते हैं कि शी हल्क गाला में पहुंची है, जहां उसे बेस्ट फीमेल लॉयर का अवार्ड मिला है। लेकिन वो ऐसी अकेली नहीं बल्कि काफी सारी और भी वुमेन हैं। और जब शी हल्क उस अवार्ड को लेने के बाद कुछ कह ही रही होती है तो उसी दौरान वो सारी चीजें रुक जाती है, जिसके साथ साथ एक डिस्गस्टिंग वॉइस हमें पीछे सुनाई देती है और कुछ जेन के फोन की कंटेंट को पीछे स्क्रीन पर शो करता है, यही कहते हुए कि शी हल्क ने उसकी पावर हल्क से चुराई है और वो उसे डिजर्व नहीं करती। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो शख्स जेन के कुछ इंटीमेट क्लिप को स्क्रीन पर चलाने की कोशिश करता है तो उससे नाराज जेन उस स्क्रीन को तोड़ देती है, जिसे मेलेनी रोकने की कोशिश करती लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और सामने खड़े एक शख्स का पीछा करते हुए जब वो उसकी तरफ पहुंचती है तो हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पर डैमेज कंट्रोल वाले पहुंच चुके हैं, जो आकर शी हल्क को रोक देते हैं। जिसके बाद बड़े इस सीजन के लास्ट एपिसोड की तरह, जिसकी शुरुआत हमें शी हल्क के रीकैप से दिखाई जाती है, वो भी 70s और 80s के हल्क के शो की तरह। जिसके बाद शी हल्क की आंख खुलती है और हम उसे डैमेज कंट्रोल के प्रिजन में देख सकते हैं,
जहाँ उससे मिलने के लिए मैलोरी, निकी और पक पहुँचते हैं, जिन्हें देख जेन यही कह रही है कि उन्हें जल्द से जल्द उस हल्क किंग का पता लगाना होगा। लेकिन मैलोरी उसे रोकते हुए यही कहती है कि ये समय ये सारी चीजें करने का नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का है, जो वो करती भी है। लेकिन ठीक एमिल ब्लोंस्की की तरह शी हल्क के पैर में इनहिबिटर लगाया जाता है और उसके उस गुस्से के कारण हम देख सकते हैं कि शी हल्क की जॉब जा चुकी है और साथ ही कोई भी उसे हायर करना नहीं चाहता, जिस कारण वो अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो जाती है और निकी के साथ मिल वो लोग हल्क किंग का पता लगा रहे हैं, जिसका पता लगने के बाद जेन उसे लीगली डील करना चाहती है लेकिन निकी नहीं। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि डेनिस अपने कुछ इंटरव्यूज में सभी लोगों को यही बता रहा है कि उसने पहले शी हल्क को यानी कि जेन को डेट किया था, जिसे वो लाइव न्यूज में बैठकर साइको ही घोषित कर रहा है। और उसी दौरान उन्हें डिस्टर्ब करते हुए जेन की मॉम पहुंचती है, जो निकी को जेन के कुछ पुराने कॉलेज की वीडियोस दिखा रही होती है, जिसे उसकी मॉम से लेकर निकी उस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। और उसकी उस पोस्ट के कारण उसे हल्क किंग का मैसेज आता है, जो उसे प्राइवेट इवेंट के लिए, जो कि आज रात ही है, वहाँ उसे इनवाइट करता है। जिसके बाद बड़े फिर से शी हल्क की तरफ तो हम देख सकते हैं कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जिस कारण वो पहले तो ब्रूस को मैसेज करती है, लेकिन मैसेज डिलीवर ना होने के कारण वो ब्लोंस्की को मैसेज करने का सोचती है, लेकिन उसे भी मैसेज डिलीवर नहीं होता तो वो वहाँ से निकल एमिल ब्लोंस्की से मिलने के लिए उसकी प्रॉपर्टी पर चली जाती है। अब वही हम निकी को भी देख सकते हैं, जो हल्क किंग के उस इवेंट पर खुद नहीं बल्कि पक को भेजती है, जहां हम देख सकते हैं कि सभी वहां पर मौजूदा लोग शी हल्क को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि उन सभी का ये मानना है कि उसे पावर नेपोटिज्म के चलते हुए मिली है। साथ ही पक की मुलाकात वहां टॉड से होती है, जिसे देख वो थोड़ा शॉक है और साथ ही टॉड को पक पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। साथ ही उसे ये पता चलता है कि वो हल्क किंग और कोई नहीं बल्कि टॉड ही है और उसी ने इंटेलिजेंसिया वेबसाइट भी बनाई है। जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि शी हल्क को नींद नहीं आ रही, जिस कारण एमिल ब्लोंस्की के एक मेंबर से उसे ये पता चलता है कि एमिल ब्लोंस्की ने अपनी प्रॉपर्टी पर किसी तरह का इवेंट रखा है। अब वो वहीं पर गया हुआ है, जिसकी बात सुन जेन वहाँ से निकल उसी इवेंट की तरफ बढ़ती है, जहाँ हम देख सकते हैं कि टॉड सभी लोगों के सामने एमिल ब्लोंस्की को इन्वाइट करता है, जो ब्लोंस्की नहीं बल्कि एबॉमिनेशन के रूप में वहाँ पहुँचता है। और जबकि जेन ऑन द वे थी उस इवेंट की तरफ, तो वह एमिल ब्लोंस्की को एबॉमिनेशन के रूप में देख काफी शॉक है, क्योंकि डेफिनेटली उसी ने उसे उस जेल से निकाला है और साथ ही एमिल ब्लोंस्की को एबॉमिनेशन बनने की इजाजत नहीं, जिस कारण वो जेन को देख नॉर्मल इंसान बन जाता है। और उसी समय हम निकी को भी पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो जेन को यही बताती है कि हल्क किंग और कोई नहीं बल्कि टॉड है, जिस कारण टॉड ये भी एडमिट करता है कि उसी ने जॉश को भेजा था ताकि वो शी हल्क को बेवकूफ बनाकर उसके ब्लड सैंपल को ले सके, जिसकी मदद से टॉड खुद को एक डिजर्विंग हल्क बनाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जैसा कि हमें पता ही है कि टॉड का ये मानना है कि शी हल्क वो पावर को डिजर्व नहीं करती। और इतना कहकर वो इस इंजेक्शन को खुद में इंजेक्ट कर देता है, जिस कारण टॉड अब हल्क में बदल चुका है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर टाइटेनिया की भी एंट्री होती है, जिसे देख शी हल्क काफी शॉक है और इसी के साथ टॉड जेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और एबॉमिनेशन उसे बचाने की ही कोशिश कर रहा होता है, जिस दौरान ब्रूस वहाँ पर आ पहुँचता है और एबॉमिनेशन के हाथ में जेन को देख उसे ऐसा ही लगता है कि वो उसकी कजिन को हार्म कर रहा था, जिस कारण उन दोनों के बीच हम एक छोटी सी लड़ाई देख सकते हैं, जिससे जेन काफी परेशान हो चुकी है और फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए हम सभी से यही कह रही है कि क्या ये स्टोरी लाइन आप सभी के लिए ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसकी बाइंग के असेंबल में जा पहुंचती है और प्रोडक्शन रूम में पहुंच वहां बैठे हुए सभी लोगों से यही कहती है कि जो स्टोरी लाइन चल रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन वहां बैठे हुए वो सभी लोग शी हल्क को यही कहते हैं कि उन लोगों ने ये स्टोरी लाइन डिसाइड नहीं की है, बल्कि ये सब केविन का किया धरा है। तो उस बात को सुन जेन केविन से बात करने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन वो सभी उसे यही कहते हैं कि उनकी आज तक कभी बात केविन से फेस टू फेस नहीं हुई है। लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल शी हल्क
सीधा केविन के ऑफिस पहुंचती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वो बड़े ही आसानी से रोक केविन के ऑफिस में जैसे ही जाती है तो वो ये नोटिस कर सकती है कि वो ऑफिस नहीं बल्कि केविन का हेडक्वार्टर है, जहाँ उससे बात करने के लिए केविन नहीं बल्कि एक AI रोबोट पहुंचता है, जो उसे पहले तो जेन बनकर बात करने के लिए कहता है क्योंकि उसका CGI उन्हें काफी महंगा पड़ रहा है। लेकिन उसी के साथ हमें केविन का फुल फॉर्म भी वहाँ पता चलता है, जो कि नॉलेज एनहांस विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस है। साथ ही केविन और कोई नहीं बल्कि वही AI रोबोट है। और जबकि अब शी हल्क जेन में बदल चुकी है तो वो केविन से यही कहती है कि उसने हर सुपर हीरो की स्टोरी की टाइमलाइन को एक जैसा ही रखा है, लेकिन वो अपनी स्टोरी में ऐसा नहीं चाहती, जिस कारण केविन जेन की बात सुन उसकी एंडिंग को बदलने को तैयार है, जिस कारण शी हल्क सबसे पहले टॉड को दी गई हल्क पावर को वापस लेती है और साथ ही ब्रूस को उस सिनेरियो से निकाल फेंकती है, क्योंकि डेफिनेटली हल्क उस मोमेंट पर कैसे पहुंच सकता है जबकि वो अब सकारियन प्लेनेट पर है, जिसके लिए हमें डेफिनेटली एक मूवी देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो एबॉमिनेशन को एमिल ब्लॉन्स्की बना देती है। साथ ही जो सारा सिनेरियो रात के वक्त हो रहा था उसे अब वो दिन में करना चाहती है, जिसके लिए भी केविन मान चुका है। लेकिन अभी भी जेन की कंप्लेंट्स खत्म नहीं हुई और वो केविन को यही कह रही है कि हर बार उसने हर सुपर हीरोज की स्टोरी में डैडी इश्यूज को देखा है, जो कि अब बहुत हो चुका है और अब उसे एक्स-मैन देखना है। लेकिन केविन उसकी डिटेल्स उसे कुछ भी नहीं देता और वापस अपने शो पर जाने के लिए कहता है। लेकिन जाने से पहले हम देख सकते हैं कि जेन हम सभी को यही बताती है कि किस तरह हल्क अपनी पावर से बिल्डिंग को तोड़ता है और जेन स्पेशलाइज है फोर्थ वॉल को ब्रेक करने में, लेकिन उसी के साथ बैड एंडिंग देने में। और जबकि अब शी हल्क वापस टॉड की तरफ आ पहुंची है, जो सारा सिनेरियो टाइटेनिया रिकॉर्ड तो कर रही है, लेकिन उसे खास कुछ रिकॉर्ड करने नहीं मिलता, क्योंकि शी हल्क वहाँ पर टॉड को मारती नहीं या फिर उनके बीच हमें फाइट नहीं दिखाई जाती, बल्कि शी हल्क जेन में बदल टॉड को यही कहती है कि वो उसे कोर्ट में देख लेगी। जिसके बाद वहाँ डेयरडेविल आ पहुँचता है, जिसकी टाइमिंग काफी गलत है क्योंकि शी हल्क ने वो सारा सिनेरियो संभाल लिया। बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि एमिल ब्लॉन्स्की को वापस प्रिजन भेजा जा रहा है, वो भी लगभग 9 से 10 सालों के लिए। जिसके बाद जेन की लाइफ अच्छे से चल रही है, लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि उसने मैट मर्डॉक को डेट करना भी स्टार्ट कर दिया है। और फैमिली डिनर के दौरान उनसे मिलने के लिए ब्रूस आ पहुँचता है, जो उन्हें उनकी फैमिली के एक न्यू मेंबर से मिलाता है, जो और कोई नहीं डेफिनेटली स्कार है, यानी कि हल्क का बेटा। जिसके साथ साथ ब्रूस उन सभी को ये कहता है कि वो उस प्लेनेट की स्टोरी उन लोगों को बाद में कभी बताएगा। और ऐसे ही हम शी हल्क को टॉड के केस में कोर्ट जाता हुआ देख सकते हैं, वो भी अपने कॉमिक बुक इंस्पायर्ड ड्रेस में, जिससे वहाँ बाहर खड़ा हुआ एक रिपोर्टर कुछ डिटेल्स मांगता है उस केस के रिलेटेड, तो वो उसे यही कहती है कि जुर्म के खिलाफ वो हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन अब उस रिपोर्टर का ये सवाल है कि एज अ शी हल्क बन या फिर एज अ लॉयर बन, जिसके जवाब में वो ठीक मैट मर्डॉक की ही तरह उन्हें जवाब देती है, जो यही होता है कि दोनों ही रूप में। और यहाँ पर शी हल्क का ये पूरा सीजन खत्म तो होता है, लेकिन उससे पहले हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जिस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एमिल ब्लॉन्स्की को देख सकते हैं, जिसे उस प्रिजन से निकालने के लिए और कोई नहीं डेफिनेटली वॉन्ग पहुँचा है, जो थोड़ा लेट है क्योंकि वो फिर से किसी तरह की वेब सीरीज में फंसा हुआ था। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।